सर ये वाला है। अभी बाकी लोग ज्वाइन नहीं किया, कम लोग दिख रहे हैं, टाइम ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गया है। क्या बोल रहा है? A body falls freely from rest, it covers as much as distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds. The body has fallen for a time of 7 seconds. It covers as much as distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds. गैलीलियो रेशो लगा दो बेटा इस पे। क्या सर? गैलीलियो रेशो भाई सर साहब, आपकी बॉडी। वॉइस में डिस्टरबेंस। गैलीलियो गैलीलियो रेशो। आप क्या बोल रहे हो? यू जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहले सेकंड की डिस्टेंस अगर x है तो अगले की कितनी होगी? 3x है, फिर 5x है, फिर 7x है, फिर 9x है, फिर 11x है और फिर 13x है, एंड सो ऑन। उसने बोला कि पहले सेकंड की जो लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी की जो डिस्टेंस है वो पहले 3 सेकंड के बराबर है, ऐसे ही बोला है। इट यस सर। कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। पहले 3 सेकंड की डिस्टेंस देखो कितनी कवर कर रहा है वो। 5x प्लस 3x प्लस x कितनी? 9x। सर वॉइस क्लियर नहीं है। सर आवाज वॉइस क्लियर नहीं क्लियर है? नहीं है, बहुत आपका डिस्टरबेंस है। भाई आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है यार, स्पीड स्पीड तो अच्छी आ रही है। दोबारा नहीं सर रिकनेक्ट क्लियर है। करो। अभी क्लियर आ रही है? क्लियर है अभी? नहीं सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस। सर ऐसा लग रहा है कोई डिस्टर्बेंस? स्पीकर माइक पे सांस ले रहा है सर बहुत। ऐसा? एक सेकंड रुको। शायद फैन की वजह से है सर। अभी मे बी वो रिकनेक्ट कर लेता हूँ, शायद वो कभी कभी कनेक्शन के साथ ऐसा इशू हो जाता है। आई विल रिकनेक्ट। अभी आवाज बेटर है? यस सर। हाँ जी सर, अब थोड़ी ठीक है। थोड़ी ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छी नहीं है ऐसा? हाँ ठीक है मतलब। क्लियर क्लियर है सर। चलो, तो आप क्या बोलोगे? पहले 3 सेकंड की डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेंगे तो क्या बोलोगे? x 3x और 5x 9x, और लास्ट सेकंड की जर्नी के बराबर है, मतलब ये वाली जर्नी है लास्ट सेकंड की। दिस इज द लास्ट सेकंड। आप बोलोगे ये फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। इसका लास्ट सेकंड कौन सा है? फिफ्थ सेकंड है, मतलब टोटल फिफ्थ जर्नी का टाइम सेकेंड। कितना है? 5 सेकंड। दैट्स इट। क्लियर? एनी डाउट्स? यस सर, यस सर। बोलो, कोई और डाउट? सर अरे ये जो फाइव। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर -2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। The velocity यही time वाला। graph of a particle moving in a straight line is shown in the following figure. Find the acceleration of the particle at t equal to 9 second. 9 सेकंड पे आंसर नेगेटिव आएगा फॉर श्योर। आप बोल रहे हो कितना आ रहा है हाँ आपके सर। अकॉर्डिंग? कितना आ रहा? -2 आ रहा है। सर जरा हाँ जरा सर, और इसका देखिए। आंसर -5 दे यस रखा सर है। यस सर। वेट 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 वेट, लेट मी चेक 4। मैंने 4 डिवाइड बाय 2, -2 ही आएगा। रिपोर्ट मार दो उसको करेक्शन के लिए। हाँ सर, वो तो कर दिया था। ठीक है, और बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन। कौन सा थर्ड? शशांक थर्ड ओपन करना। थर्ड। A body is thrown upward from ground, covers equal distance in the fourth and seventh second. With what initial velocity the body is projected? अरे छोटे, ये देखो फिगर का क्वेश्चन है ये, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिगर आता है तो आप बड़े आराम से कर दोगे। फिगर बनाया होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसमें क्या बोला कि सर अगर बॉडी को नीचे से थ्रो करें, बॉडी ऊपर जाएगी और ये वापस आएगी। इसने क्या बोला? पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा। इससे बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फोर्थ एंड सेवेंथ। फोर्थ सेकंड कौन सा, ये वाला डिस्टेंस। आप बोलते हो सर यहां से यहां आने में ये 7 सेकंड के बराबर होगी, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कहा सर देखिए कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो टाइम ज्यादा टाइम लगता है, उन दो पॉइंट्स के बीच में आधे टाइम में उतना टाइम लगेगा। आपने बोला फोर्थ, फोर्थ मतलब 3 सेकंड से लेके चौथे सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू छठवें से सातवें के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है। इसका मतलब अगर ये चौथा सेकंड है तो ये पांचवा सेकंड है, 5 सेकंड में यहाँ क्या होगा, नहीं देखो 5 सेकंड में ये यहाँ गई होगी। सर वॉइस क्लियर नहीं है। क्या हो गया भाई, आज वॉइस क्यों क्लियर नहीं आ रही यार। वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। बाकी लोग सर क्लियर है। सर क्लियर है क्लियर सर। है। आ रही है सर। मतलब देखो शायद तुम्हारे नेट का इशू होगा, ठीक है। सर देखो इसने क्या बोला कि सर 3 से लेके 4, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 सेकंड और 6 से लेके 7 सेकंड के बीच की डिस्टेंस। ये ऐसे करोगे आप 0 1 2 3 4, तो इसी को तो 4 सेकंड बोलेंगे। 3 से लेके 4 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 से लेके 7 के बीच की डिस्टेंस है, आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस सर। 4 से लेके 5 में वो यहाँ पहुंच गया होगा, 5 से लेके 6 में वो यहाँ वापस आ गया होगा। देखो 1 सेकंड इसे यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा, तो 1 सेकंड यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा। तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 5 सेकंड से जाने में लगा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड। आप बोलते हो t इक्वल टू क्या होता है, 2u/g। t कितना है, 10 सेकंड। u निकालना है, निकाल पाओगे। यस सर। समझ में यस आया सर, कैसे किया। यस सर, मुझे वो तो पता था कि सेम पॉइंट पे सेम डिस्टेंस होता है, लेकिन उसके बाद कंफ्यूज हो गया था। फिगर 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 बनता है इसमें, फिगर से सॉल्व हो जाता है। टोटल टाइम क्या होता है, 2u/g। अगर u स्पीड से थ्रो किया है, जब जाने का 5 आने का 5 में टोटल टाइम कितना, 10 सेकंड। फॉर्मूले में रख दोगे तो u आ जाएगा। चलो और कोई 7th। 7 क्या होता है, प्लान को ओपन करना। तो ये है 7। हाँ बेटा, इसमें क्या बताऊं नमन बेटा। सर क्वेश्चन 2। आते आते बेटा। मदन, तेरा नाम क्या था, सौरभ, क्या नाम है। सजन है सर शायद। मदन वाले का नाम, मदन का नाम क्या है, सौरभ या शुभम। सर सजन है सजन। सर, सजन। सजन, सजन, ठीक है। हाँ कोई याद नहीं आ रहा था। हाँ क्या बताओ इसमें नमन बेटा, बता। नमन, किसका डाउट है ये। सर मैंने मतलब मुझे गलत लग गया था, मतलब समझ नहीं आया इसको कैसे करूं। मैंने लास्ट ऑप्शन किया था क्या सोच पर के किया था लास्ट पता नहीं। ऑप्शन। सर इसका लास्ट ऑप्शन ये था ना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हाँ तो बेटा कैसे इसीलिए होता है कि मैंने। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सर वो स्लोप। स्लोप सर से ये कैसे तो पता सही चला कि बात है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बताओ वही तो जानना चाह रहा हूँ। बोलो बोलो नमन, जल्दी बोलो, ना टाइम है। क्या सोच के आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सर वो स्लोप देख के लगा मुझे। स्लोप से कैसे, क्या देखा स्लोप में, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर वो ऊपर जा रहा है ना, इसीलिए। तो ऊपर जा रहा है तो मतलब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ये कौन बोला। ऊपर जाना मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है क्या बेटा। मैं ऊपर जा रहा हूँ, नहीं सर, मैंने बॉडी को ऊपर थ्रो किया, होता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नेगेटिव। फिर कैसे बोल रहे हो ऊपर जा रहा है। पता नहीं सर, गलती से कर लिया होगा। अरे गलती से नहीं, तूने जो सोच रहा है वो बताना भाई, इसका मतलब तेरे को ग्राफ क्लियर नहीं है बेटा। नमन, कौन सा ग्राफ दे रखा है तुझे पता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है तुमको, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैसे बता रहा है तू। पहला ऑप्शन क्या बोला है, इन द मोशन बिटवीन O to A द वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव।
वेलोसिटी कैसी है, आप बोलोगे स्लोप कैसा है, आप बोलोगे चढ़ाई है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। बट स्लोप देखो, उसकी जो ढलान है वो कम होती चली जा रही है, वो फ्लैट होता चला जा रहा है। स्लोप पहले चढ़ाई जाता है, फिर धीमे धीमे करके कम होती जा रही है 0 से 1 के बीच में। अरे हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब पहला ऑप्शन गलत। नहीं सर, पहला ऑप्शन तो सही, हमको इनकरेक्ट बताना ना इसमें। एक सेकंड, एक्सेलरेशन का नेगेटिव ही बोला ना, हाँ तो फिर पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, बिटवीन ए एंड बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पॉजिटिव। ए और बी के बीच की बात करो, ए और बी स्लोप कैसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव? नमन, ओनली नमन बोलेगा। स्लोप नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव क्यों होगा? सर नमन यार जल्दी बोल यार। पता नहीं सर। पता नहीं यार कैसी बात कर रहे हो, इसका मतलब ग्राफ नहीं ढंग से पढ़े तूने यार, बिना पढ़े बातें कर रहा है। फिर बाकी क्वेश्चन हो गए थे, इसी में थोड़ी अरे सी मैं को तो दिक्कत मतलब हुई। ही नहीं है, मैं तेरे से ग्राफ में कुछ पूछ रहा हूँ, तू ग्राफ में चीजें नहीं बता पा रहा, इसका मतलब ग्राफ क्लियर नहीं तेरे को। नमन बेटा, क्वेश्चन होना नहीं होना मैंने कहा मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर लाना मेरा धर्म है ही नहीं। जो चीज पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे दे दो बस। वो चीज समझ में आ गई होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं आए क्वेश्चन बना नहीं बना बाहर में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा बेटा, उससे दिक्कत है मुझे। ग्राफ में आप आंसर नहीं कर पा रहे हो मेरे क्वेश्चन का, इसका मतलब ग्राफ क्लियर नहीं है बेटा। स्लोप कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है, तुम अभी वहीं अटके हुए, मतलब तुमने ग्राफ, मैंने मैथमेटिकल चीज में पढ़ा था, तुम्हें ग्राफ वहीं पे क्लियर नहीं है इसका मतलब। उसके बाद मैंने फिर आपको जब ग्राफ मोशन में पढ़ाया तो इसका मतलब वहां क्लियर नहीं है बेटा। नमन ग्राफ नहीं पढ़े अच्छे से? सर एक बार फिर से आवाज कट रही है। ग्राफ थोड़ा अच्छे से पढ़ो ठीक है। ओके सर। आपके बारे में तक नहीं करोगे, क्वेश्चन अटकोगे यार, मैं आंसर बता भी दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको ग्राफ का एक एक चीज पता नहीं होगा। मैथमेटिकल टूल वाला है, नोट्स दोबारा से रिवाइज करो, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसको जाके दोबारा से एक बार देख लेना। ओके सर। ठीक है चलो, सर नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड। प्रजन कौन सा राउंड है तेरा? सर सेकंड। तो शाम सेकंड ओपन करना। हाँ बेटा इसमें बता क्या बताऊं? सर इसमें ये नहीं पता चला कि जब सर हम बॉल को फेंकेंगे बैलून से तो सर उसकी इनिशियल स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड होगी ना, The balloon बॉल is की भी होगी ना एक सर। second. The balloon is moving with the velocity of 5 meter per second in upward direction at t equal to 0. Balloon is at the ground. At t equal to 0, balloon is at the ground. At t equal to 10 seconds, the balloon is left. Ball is in. हाँ, obviously 5 meter per second होगी। और बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मैंने कहा सर बेटा 5 मीटर पर सेकंड होगी, और बोल। यस सर। आगे बोल। सर उसके बाद इसकी हाइट निकालेंगे ना सर, बिल्कुल। हाइट ये निकालेंगे ना साइन उसके पर है, बाद balloon सर। निकालना पड़ेगा। सर 450 हाइट आ जाएगा। 450 कैसे निकाला तूने? सर सर वी सर वी क्या कहते हैं सोल्यूशन नहीं तेरे सामने? सर ut = -gt स्क्वायर से। गलत है बेटा। बलून नहीं है, सर। बलून कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बेटा, बलून पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, बलून फ्री फॉल नहीं कर रहा है। बलून की मशीन लगी है यस बेटा, सर। बलून उसको मशीन लेके जा रहा है, वरना बलून ऊपर जाएगा? सोचो, अगर सिर्फ जी लग रहा होता तो क्या बलून ऊपर जाता? बलून पे नीचे की तरफ आने लगता है, बलून में मशीन लगी होती है वो ऊपर लेके जाती है। तो बलून क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा है, जितना यस एक्सेलरेशन उस पर नीचे लग रहा है मशीन उतना ही एक्सेलरेशन ऊपर लगाया, तो नेट एक्सेलरेशन उस पर कितना है, 0। तो यस सर। बलून केवल और केवल 5 मीटर पर सेकंड से, वो एक बॉडी नहीं है, फ्री फॉल नहीं कर रही है वो बॉडी, बलून है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट यस वेलोसिटी हो सर। गया, एक्सेलरेशन नहीं लगेगा उस पे। जी सर। ठीक है, तो 5 into 10 50 मीटर हाइट पर होगा वो। सो -50 होगा ना? -50 होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाइट हाइट तेरी नेगेटिव नीचे चला जाएगा, ग्राउंड के नीचे चला जाएगा 50 मीटर। सर नीचे आ रहा है ना। सर ये 15 कैसे आ गया हाइट? बलून कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा?
5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद आप पूछ रहे हो बलून कहाँ होना चाहिए? 10 तो 10 10 into सेकेंड बाद। speed into time is distance. यस सर। Balloon is moving constantly, no acceleration, तो speed into time 50 मीटर। अबे ओए शशांक, बलून का हाँ डिस्प्लेसमेंट सर। तो पॉजिटिव यस हुआ सर, ना? यस सर। यस सर, आगे। शशांक, हाँ जी सर। बलून का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव? सर ये तो नेगेटिव नहीं हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कि वो एट 10 सेकेंड्स में वो नीचे है ना सर। 10 सेकंड में नीचे मतलब? Balloon is at the ground at 10 t second. A ball is left gently from the balloon. At t equal to 0, balloon is at the ground. Full stop. t equal to 0 पे है बेटा, बलून ग्राउंड पे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो सर फिर पॉजिटिव ही हुआ। अंग्रेजी पढ़े भाई साहब, फुल स्टॉप का बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे फुल स्टॉप है ही नहीं ना उसमें। क्या यस सर, बात अब कर आ रहे हो जाएगा यार, सर। ग्राउंड, अरे कॉमा लगा यार, कॉमा का भी हाँ बहुत सर इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी में। यस सर, हो गया प्लस ही आएगा। बलून का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जब बलून से बॉल को छोड़ोगे तब बॉल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, बॉल नीचे आएगी ना। बॉल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। यस सर। चलो नेक्स्ट। सर आगे, सर आगे, आगे सर। आ गया मतलब आगे गया कि अभी रखा है तेरे पास? नहीं सर, सोल्व कर लिया, आगे आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अप डाउन, जल्दी, क्विक 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 क्विक। एनी अदर डाउट्स, एनीवन? 3 लोगों ने डाउट पूछे बस, करीब 20 लोग बैठे हैं क्लास में। कामाक्षी क्या पूछ रही थी स्टार्टिंग में? कहाँ चली गई है? सर क्वेश्चन 5 ही था। क्लियर हो गया? सर क्वेश्चन 5 ही पूछा था मैंने। क्लियर हो गया 5? जी हाँ। चलो, और किसी कोई डाउट? बाकी लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया लगता डीपीपी, और 4 लोगों के अलावा किसी की आवाज नहीं आई मेरे को। क्लास में करीब करीब 20-21 लोग हैं। आस्तिक, दीक्षा, दीक्षा बेटा आज तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आई? कोई डाउट नहीं, मतलब सॉल्व नहीं की? हर्षित, जतिन, सोल्व एक डाउट था वो। अभी उठाए सो के? नहीं सर, एक थर्ड क्वेश्चन में पूछ लिया ऑलरेडी तो सर मुझे नहीं उठा। चलो, आप लोगों का शायद टेस्ट है, एवरी वेडनेसडे आपको एक टेस्ट देना है, और इस वेडनेसडे भी आपका टेस्ट है, और उसका सिलेबस आपको पता चली गया होगा। तो ये बंद कर दूं स्क्रीन अब? हाँ हाँ, बंद कर, बंद कर। यस सर। आपको सिलेबस पता चल गया ना? यस सर यस सर। ये शिवम कुमार 1 in 1, तो शिवम कुमार कौन है भाई? सर मैं ये 1 in 1 का मतलब क्या होता है? सर वो दूसरी आईडी है जी मेरी। अच्छा, तो तीसरी बनाया तो 1 in 2 बनाएगा ऐसा? नहीं, वो यूट्यूब पे चैनल बना देते हैं। यूट्यूब पे चैनल ही बनाता तू? क्या करता भाई यूट्यूब पे चैनल बना के, क्या डालता बता भाई, कोई बता, मैं भी देखूंगा। सर वैसे कोई वीडियो डाल दी थी अरे पढ़ाई की। कौन सी वीडियो डाल देता है? सर भाई ने डाली थी। अच्छा, क्या नाम है चैनल का? सर यही है। शिवम कुमार 1 in 1। जी सर। क्या बात, देखना, मेरे को लिंक देखता हूँ फिर क्या डालता है तू भाई यूट्यूब पे। चलो, कहाँ पहुंच गए थे अपन? सर वो करा था ना लास्ट हमने, ये क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज वाला, और उसका करा था, केस 2 करा था उसमें। चलो, प्रोजेक्टाइल की बात चल रही थी। यस सर। प्रोजेक्टाइल में हम ऑलमोस्ट सारी बात कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब होता है पाथ, है ना? देखो y और x ये पाथ है,
ये पाथ फॉलो कर रहा है, यूज फ्री से थीटा एंगल पे मैंने अगर नीचे बॉडी को थ्रो किया तो ये पाथ फॉलो कर रहा है। अब पाथ क्या है, ये ऐसा पाथ है, ये पाथ है पैराबोलिक पाथ, कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ y और x में अगर मैं ग्राफ बनाता और ऐसा अगर ग्राफ बनता तो y और x में एक रिलेशन होता है, एक इक्वेशन होती है उनके बीच में, है ना, पैराबोलिक की इक्वेशन बनती y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या जो भी इक्वेशन आती। तो मैंने कहा अगर मैं इस पाथ को इक्वेशन के टर्म में लिखना चाहूँ, वैसे तो ये ग्राफ नहीं है, इक्वेशन हमेशा ग्राफ की होती, तो हमने बोला कि नहीं सर हम इसको अगर खोलने के लिए ग्राफ मानते तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती, तो वही हम बोलते हैं ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, ये इस पाथ की इक्वेशन क्या है, मतलब अगर हम ऐसा ग्राफ बनाते तो y और x में क्या इक्वेशन होती, ठीक है। तो आप बोलोगे सर y और x का मतलब क्या है कि किसी भी रैंडम टाइम पे आप बोलते हो कि यहाँ पे ये x, y इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसका मतलब t टाइम बाद ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल कर ली है x, और वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल कर ली होगी y, ठीक है। x is the horizontal displacement आप बोल सकते हो in the time t, और y is the vertical displacement in time t, तो कुछ टाइम पे यहाँ पहुंच गया। ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स को जब आप ड्रॉ कर दोगे तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बन जाएगी। तो इक्वेशन क्या बोलता है, y और x में जब इक्वेशन मिलता है तो क्या बोलता है कि सर अगर आपको x पता है तो y पता चल जाएगा, y पता है तो x पता चल जाएगा। तो हम इसलिए पता करना चाह रहे हैं ताकि हमें अगर किसी भी टाइम t पर उसका एक कोऑर्डिनेट पता हो कि सर ये हॉरिजॉन्टल x पर है तो आप बता दोगे उसकी हाइट कितनी है, या आप बोलोगे किसी y पर है तो आप बता दो कि वो कितना आगे है x पर है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम निकालना चाहते हैं। मैंने कहा माना रैंडम टाइम t बाद बोला कि ये इसकी पोजीशन है, तब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है x है, तो आपको पता है सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपको कल भी हमने देखा था कि x की जो स्पीड होती है वो u cos थीटा होती है और एक्सेलरेशन कितना होता है 0। तो t टाइम में जो x डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। t टाइम में आपने बोला कि सर उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है x, तो आप बोलोगे x की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्पीड इनटू टाइम, जो कि एक्सेलरेशन कितना है 0 है। तो यहां से अगर t की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप बोलोगे दैट विल बी x by u cos थीटा। मैंने कहा y डायरेक्शन की अगर हम बात करें, y डायरेक्शन में u y कितना होता है सर, u sin थीटा होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है -g होता है, टाइम की वैल्यू आपको t रखनी है। तो बोले t टाइम में ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना बोला उसने, बोला y, तो मैंने कहा वो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, ut + हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो आप लिखोगे uyt - हाफ gt स्क्वायर, ऐसे तो लिखोगे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, and that will be equal to u sin theta t - हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब t की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, क्योंकि t हमें एलिमिनेट करना है, हमें रिलेशन किसमें चाहिए, x और y में, t नहीं चाहिए मुझे x और y में चाहिए, तो मैं t एलिमिनेट कर दूंगा, उठा के कहां से वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से। जैसे ही मैं यहाँ से वैल्यू रखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x और y में, तो y = आ जाएगा, देखो t की वैल्यू रखो x by u cos थीटा, u से u कैंसिल, तो दैट विल कम एज x tan थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, t की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी g x स्क्वायर by u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इसमें देखो tan थीटा, थीटा इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये फिक्स है, g फिक्स है, u फिक्स है, केवल वेरिएबल क्या है x और y, ठीक है। तो अगर आपको x पता होगा तो y निकाल लोगे और y पता होगा तो x निकाल लोगे। मैंने कहा देखो y और यहाँ पे पावर x स्क्वायर, क्या ये पैराबोलिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। याद है ग्राफ पढ़े थे तो हमने बोला अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो जब भी आपको देखा है यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है तो आप बोलोगे कैसा बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है। कैसा बनेगा ये, पैराबोलिक, इसलिए हम बोलते हैं ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। दूसरा यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है देखो नेगेटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, आप फिर से पैराबोला की इक्वेशन जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो हम ऊपर की तरफ पैराबोला बनाते हैं, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा उस इक्वेशन में तो हम नीचे की तरफ पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला बनाएंगे। देखो ये पैराबोला कैसा बनना है, इन्वर्टेड पैराबोला बनना है, उसका रीजन भी ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब होता क्या है, कई बार मुझे बताना होता है कि सर रेंज वगैरह बता दो, कि रेंज निकालनी है। रेंज क्या है, ये वाली डिस्टेंस, x की वैल्यू जब y कितना हो 0, कई बार हमें इक्वेशन दे दी होती है और बोलते हैं बताओ इसमें रेंज कितनी है, तो आप बोलो रेंज निकालने के लिए तरीका क्या होगा, जब y 0 होगा
जब y 0 होगा तब जो x की वैल्यू होगी वही रेंज होगी ना। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तब आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी होगी r के बराबर और y की वैल्यू कितनी होगी 0। इस इक्वेशन में मैं y को 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू आएगी 2। कितनी वैल्यू आएगी 2, क्योंकि एक x इक्वल टू 0 पे भी पार्टिकल कहाँ था y इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू रेंज के बराबर जब r की वैल्यू आएगी तो भी y किस पे होगा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो ऑब्वियसली x की दो वैल्यूज आएंगी, और आपको पता है वो x की दो वैल्यूज कौन सी होती हैं, एक जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा होता है तब, और दूसरा जब पार्टिकल खत्म कर रहा है मोशन, मतलब आप बोलोगे x की वैल्यू तब किसके बराबर होगी, रेंज के बराबर होगी। तो कई बार आपको इक्वेशन दे रखी होती है और आपसे रेंज पता करने को बोला जाता है, तो रेंज निकालने का तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये तो बातें हो गई आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करें, राइट। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जरा देखो। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है कि सर ऑलरेडी आप किसी हाइट पर खड़े हो, ये एक बिल्डिंग है मान लो, आप इस पर खड़े हो, अब आपने यहां से किसी बॉडी को थ्रो किया ऐसे यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली। अब ये पार्टिकल जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, करेक्ट। तो आप बोलोगे आपने बॉडी को किसी हाइट से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली और वो ग्राउंड पे आपको इस तरीके से आएगा, तो आप उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हो। मैंने कहा सॉल्व करने का तरीका, मैंने कहा फिर से वही दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में अलग अलग। मैंने कहा मान लो किसी भी रैंडम टाइम टी पर ये इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ये टी टाइम है, इसके दो कंपोनेंट होंगे इस वेलोसिटी के, एक vx कंपोनेंट होगा और नीचे की तरफ vy कंपोनेंट होगा। तो मैंने कहा जरा बताओ ये vx और vy किसी रैंडम टाइम टी पे कैसे निकालोगे। मैंने कहा देखो मुझे बस ये बताओ कि ux कितना होगा, कोई बताएगा, एनीवन, व्हाट इज ux हियर, कम ऑन आंसर। जरेन क्या बोल रहे हो, कितना, यू वेरी गुड, कई लोगों को नहीं क्लियर हो रहा होगा। देखो भाई साहब इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहा हूं मैं, सर वो तो u ही है, u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u ही है क्योंकि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। तो आप बोलोगे ux कितना है, u। चलो कोई मुझे ax की वैल्यू बता दो, एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन कितना है, कम ऑन फास्ट। 0 with question mark is wrong answer, 0 with confidence is the answer। शिवम 0 क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब यू आर नॉट श्योर, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तुक्का मार रहे हो। मेक श्योर यस सर मैं आंसर दे रहा हूं, उसका आंसर सही है, देन करेक्ट। आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई एक्सेशन नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। मैंने कहा सर अगर मुझे t टाइम बाद इसका vx निकालना है तो आप क्या लिखोगे ux प्लस ax इंटू t, और क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो vx की वैल्यू अभी यहाँ पे हमेशा कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू u। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा y डायरेक्शन की बात करो, uy कितना है यहाँ पे भाई साहब, कौन बताएगा, 0 से 0। uy इज 0, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में ही है जो कुछ है, तो uy कितना 0, ay कितना -g t टाइम बाद आपको vy कंपोनेंट निकालना, तो क्या लिखोगे सर uy प्लस ay इनटू t। ये कंपोनेंट तो 0 है तो देखो कितना हो गया सिंपल, vy कंपोनेंट कितना हो गया आपका -gt। तो अगर नेट वेलोसिटी लिखना है तो आप क्या लिखोगे सर, वेलोसिटी का आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या है u i कैप माइनस dt j कैप, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। किसी भी रैंडम टाइम t पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपको देखो एक चीज और समझ में आएगा, j कंपोनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि देखो वेलोसिटी y वाली वेलोसिटी कैसी है, नीचे की डायरेक्शन में है, नेगेटिव y में, तो इसलिए नेगेटिव अपने आप आ रहा है, मैंने नहीं किया अपने आप आ रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी रैंडम टाइम t पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट दो, थोड़ा ये जगह चाहिए मुझे।
कौन लगता था? वो तुम्हारे यहाँ पे छोटी इसका तुम्हारा पोस्टर है, तो उसकी वजह से फिर यू आ गया ना। मोशन जब स्टार्ट हो गया उसके बाद बात करते हैं। चलो मैंने कहा सर बी कितना आया था आपका, फिर से लिख देता हूँ यू आई कैप माइनस जी टी। कोई इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालने को बोला, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। नाउ अब आपने बोला कि सर मुझे ये बताओ, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। हॉरिजॉन्टल कितना डायरेक्शन ट्रैवल किया उसने, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। आप पहले से निकालो टाइम कितना लगा, ये बॉडी को यहाँ से आप पहुंचने में टाइम कितना लगा। देखो भाई साहब, अगर आप इसको देख रहे होगे तो अगेन वही है, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन का कॉम्बिनेशन है। और वर्टिकल मोशन कौन सा, जिसमें बॉडी को आपने ऐसे ड्रॉप किया था, क्योंकि यू कितनी है 0, वर्टिकल डायरेक्शन में यू कितना है 0, क्लियर। तो आप बोलोगे वर्टिकल डायरेक्शन में ये ग्राउंड पे पहुंचने में जितना टाइम लगता है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल चल के जा रही होगी तो भी उतना टाइम लगेगा, बिकॉज़ वर्टिकली तो ये 0 से स्टार्ट हुई थी, ये अगर आपको हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो आप ऐसे गिर जाता। साथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये साथ साथ क्या हो गया, आगे भी चला गया, लेकिन वर्टिकल मोशन के आगे रह गई ना। तो आपको अगर याद हो कि सर अगर मान लो यहां से ये h हाइट से थ्रो की गई थी, तो आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो आता है इस केस में वो आता है √2h/v। आई होप ये सबको याद होगा। Whenever a body is dropped from a certain height h, time to reach the ground is √2h/v। तो इस केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, √2h/v। अब मैंने कहा रेंज कितना हुआ, सर जितने टाइम तक ये बॉडी नीचे आ रही थी उतने टाइम तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, दैट इज योर रेंज। तो रेंज की वैल्यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आप क्या लिख सकते हो, ux * t, दैट इज योर रेंज। आप बोलो दैट इज इक्वल टू u * √2। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, एनी डाउट? पूछो। पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। बाकी 20 लोग क्या यस सर। मगनों के बैठ जाओ, ठीक है। मुझे सबकी आवाज आएगी तब आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ रहा, चलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब ऐसे ध्यान मग्न होकर बैठ जाते हैं, मतलब जगाना पड़ता है। तो पबजी खेलने लगते हो क्या बैठे बैठे? क्यों निशान, पबजी खेलना बंद किया कि नहीं? मना नहीं कर पा रहा है। क्या सर, क्या सर? पबजी खेलना बंद किया कि नहीं? तो मैं खेलता ही नहीं। अच्छा, यस सर। सदन तो बता रहा था। नहीं सर, अरे मैं उसको जानता ही नहीं हूँ सर, वैसे भी मैं नहीं खेलता। और रिंकी बता रही थी तू खेलता है। सर मैंने कहा नहीं सर, नहीं खेलता, एक बार भी इंस्टॉल नहीं किया सर। और रिंकी को कैसे पता है कि पबजी खेलता है तू? अरे सर खेलता ही नहीं मैं। मुझे नहीं मालूम रिंकी कौन है। चलो, सो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्टाइल। हमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल भी देख लिया, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी देख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें तुम लोग के सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे या सीख जाओगे। ये किसी हाइट से मैंने बॉडी को थ्रो किया u स्पीड से, थीटा एंगल पर। थीटा की वैल्यू देता हूँ 30 डिग्री, u की वैल्यू देता हूँ 20 मीटर पर सेकंड। ये बॉडी कैसे गई होगी, यहाँ पहुंचेगी, है ना। मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो। ठीक,
और हाइट की वैल्यू ले लो आप 40 मीटर, सॉरी यहाँ से 40 मीटर हाइट है। खुली सर 60 मीटर। क्या होगा 60 मीटर। 60 मीटर आ गया एक आंसर मेरे पास। और कोई आंसर? अरे भैया और कोई आंसर? कोई कर भी रहा है, बैठे हो बस? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर? इसके आसानी सही होने के चांसेस तो बहुत कम लग रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं डेटा तुम्हारे सामने रखा हुआ है, लेकिन ये इतनी छोटी वैल्यू आ रही है इसलिए मुझे डाउट है। जी की वैल्यू 10 लेके चल दो। कहां से लेके बाकी लोग? सजन, शशांक, कामाक्षी, दीक्षा, हर्षित, जतिन, सर एक बार ये वैल्यू बता दो, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। कौन सी वैल्यू बताओ? यू की जो आपने बोर्ड पर लिखी हुई है की। मतलब 10 मिनट बाद मुझसे वैल्यू पूछ रहा है जब मैं तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, ये नेटवर्क का भी इशू है यहाँ पे। सर 17। एक सेकंड। हाँ जैन 40√2। 40√2 क्या तुम्हारा? सर 17.3। 17.3। इससे पहले किस बच्ची ने नाम मुझे क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सर सफूरा। इसका मतलब क्या होता है? पता है नाम की सर मीनिंग? ये मेरे एंसेस्टर्स में से नाम रखा गया है, जो एंसेस्टर्स थे उनके उससे। ओके ओके। तो भैया देखते हैं, वो 3-4 आंसर आए हैं, ठीक है? सर मैं देखो भाई 24 आ रहा है सर मेरा। कितना? 20 20√6। 20√6 सर मतलब 16 में 20√6 है। 20√6 सर बोल दिया। हाँ और कौन बोल रहा है? सर 60 नहीं है, 20√6 है। नाउ यू वांट टू चेंज द आंसर? यस सर। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि किस हिसाब से आंसर किया हुआ है, बट तुमने मुझे बता दिया तुमने क्या चाहिए। हाँ सर वो √3 ले लिया था मैंने। हाँ मैं वही बहुत देर से लग रहा था क्या किया आंसर, तो कैसे नहीं आ रहा था मेरा यार, क्या किया? मैं तेरे से पूछा था कि तूने क्या किया, कहाँ गलती की है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है उसकी गलती मुझे मालूम है। सर 37.4। कितना नमन? सर मैं तो 34 बता रहा था आपको। 34। हाँ नमन कितना बोल रहा है? 37.4। 57.4। 37 सर। 27। 37। 37। चलो भाई साहब इतने सारे ऑप्शन आ गए अपने पास, चलो देखते हैं कैसे करना है। मैं क्या करूँ देखो, मैं बोल देता हूँ मुझे टाइम बता दो कितना लगेगा, कितना नीचे आने में टाइम लगेगा। मैं क्या टाइम कौन डिसाइड करता है? सर हाँ बेटा सर मेरा आंसर भी लिख लो। अरे बोल दे। सर मेरा आंसर है 10√3।
ठीक है, और कोई ऑप्शन ऐड करना चाह रहा है? चलो जरा देखो, मैंने कहा देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे पता चल जाए तो मैं रेंज बड़े आराम से निकाल लूंगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या है? मैंने कहा सर अगर मैंने इस बॉडी को वर्टिकली ऊपर थ्रो किया होता तो कितने टाइम में यहाँ पहुंचती, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है ना? तो आप बोलोगे अगर वो मुझे पता चल जाए समहाउ तो मेरे को पता चल जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट या वाई डायरेक्शन के मोशन की स्टडी कर लूंगा तो मुझे टाइम पता चल जाएगा। कैसे? अगर मैं बोलूं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये बॉडी नीचे आएगी, तो आप बोलोगे -40 मीटर। आई होप सबको क्लियर है। जब ये बॉडी यहाँ से चल के वापस जब यहाँ पहुंच रही है तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? -40 मीटर। एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन है -g और uy कितना आएगा आपका? u sin थीटा, मतलब 20 into sin 30, that is 20 sin 30 will be equal to 10 if I'm not wrong। इन तीनों वैल्यूज में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आप बोलोगे टाइम निकाल लोगे सर, बड़े आराम से टाइम निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? तो देखो आप बोलोगे सर s is equal to ut plus half at square। y बताओ कितना आएगा? तो आप बोलोगे -40 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। टाइम मुझे निकालना है -12 gt स्क्वायर, g की वैल्यू रख दी मैंने 10, ये हो गया 5। इक्वेशन जो आ रही है मेरी, जरा देखो इसको, इक्वेशन आ रही है 5t स्क्वायर, इधर लेके आ गया हूँ -10t -40 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा t स्क्वायर -2t 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है मेरी। यार मुझे इसके रूट्स बता दो कितने आएंगे? 4 सेकंड। तो t इक्वल टू वैल्यू आ रही होगी, देखो एक आ रहा होगा t इक्वल टू +4 और एक आ रहा होगा -2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ सर, सही है। तो दो वैल्यूज आ रही है t की। सर -2 तो हमें लेनी नहीं है भाई साहब, टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई? 4। लो भाई साहब, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड तक ये बॉडी हवा में थी, ऊपर जाके नीचे आने तक। मैंने कहा सर रेंज कितना हो गया? सर रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है? u cos थीटा, u cos 30 डिग्री इनटू टाइम कितना आ गया? 4। u की वैल्यू है 20, cos 30 is √3/2 into 4। आंसर कितना है? 40√3। कोई आंसर नहीं मेरे पास 40√3। सर वो लिखवाया था किसी ने 40 रूट करके समथिंग आंसर ऊपर। सर 20√3 आ रहा है मेरा। 20√3 आया। प्रोसेस यही किया तुमने? हाँ सर। सर गलती कहाँ रही है? वही देख रहा हूँ अभी। सही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है ना इसमें? सर सर सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं चलेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज वो बेटा जब बॉडी यहाँ से थ्रो करते हैं ना उसके लिए लगता है। बॉडी जब यहाँ से थ्रो करते हैं उसके लिए थोड़ा लगेगा वो। इसका मतलब समझ रहे हो? वो अगर आप एक सेकंड अगर आप यहाँ पे खड़े होते जब ये बॉडी यहाँ पहुंच रही होगी वो ये वाली डिस्टेंस देगा, उस फॉर्मूले से जो डिस्टेंस आएगी वो ये वाली डिस्टेंस देगा। जिस लेवल से आपने बॉडी को थ्रो किया उस लेवल पे वापस आने में कितना डिस्टेंस लेवल होगा वो ये देगा तुम्हारा जो फॉर्मूला तुम टाइटली लगाओगे। अभी इसको इतना आगे और जाना है। यस सर। इसलिए वो वाला फॉर्मूला नहीं करेगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ फॉर्मूले रखने से तो काम बनता नहीं है भाई। यस सर। इसमें किसी को डाउट है किसी स्टेप में तो वो पूछ लो। अच्छा कितने लोगों ने ये चीज फॉलो की थी वो भी मुझे जरा बता दो। What? 20√3 किसका था? जतिन करा रहा था? हाँ सर। 20√3 ये 37.4 राइट? कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ये तेरा नहीं था क्या आंसर? नहीं सर। सर यही 34.6 सर, मैंने बताया था 34, मेरा तो सही है। 34 तेरा सही है। मैंने तो 34 बताया था सिर्फ, आगे आंसर 30.46 है। तूने क्या किया था, यही किया था? नहीं तो क्या किया बताओ? सर, मैंने तो उसको ऐसे अज्यूम करा कि जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि नीचे से फेंका किसी थीटा एंगल पे, तो अगर हम रेंज का फॉर्मूला उस हिसाब से लगाते हैं तो उस हिसाब से तो, सर ये आंसर आ रहा था मतलब। और मेरे को लगा ये गलत है, तो फिर मैंने बोला गलत है सर वो तो। गलत है वो आंसर 40√3 है, वो तो गलत है। हाँ वो तो गलत है। अगर जतिन ने अगर इस तरीके से या किसी ने इस तरीके से किया तो बताओ टी की वैल्यू क्या उसकी 4 आ रही थी? एक्चुअली किया ही नहीं, काम मुझे नहीं लगता किसी ने किया ऐसे। सर ऐसे नहीं करा था, दो केस लेके करा था। कौन से सर ये दो मिडिल केस? टर्म स्प्लिट करनी है ना। मतलब एक तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा जब ये वापस से 40 मीटर की हाइट पर आ जाएगा ना, हाँ यहाँ पे। फिर इसके नेक्स्ट बाद में वो, इसके बाद वही जो अभी करा है हमने। हॉरिजॉन्टल हाँ नहीं होगा। जब ये बॉडी यहाँ पहुंच रही है तब इसकी वेलोसिटी बेटा इधर है, ऐसे डायरेक्शन में है बेटा, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये। जरा देखो, हॉरिजॉन्टल तो तब होता है जब आप इस हाइट से बॉडी को ऐसे थ्रो कर रहे हैं। जब ये बॉडी हाइट को क्रॉस कर रही है तब बॉडी की वेलोसिटी इधर है भाई साहब। बॉडी ऐसे जा रही है ना, ऐसे तो ना हो कि यहाँ पे पहुंचेगी फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन? मैं इसलिए बताता हूँ, देखो टाइम और रेंज को कैसे सॉल्व करना था ये आपको बताना चाह रहा था, बस इसलिए क्वेश्चन देता हूँ। बाकी भूल चूक माफ करना, अगर कोई तुम्हें डेटा में कोई गलती हो तो डेटा अपने आप क्रॉस चेक करना, मेरे कभी कैलकुलेशन में भरोसा मत करना भाई। मैं मेथड सिखा देता हूँ, आंसर लाना मेरा कोई धर्म नहीं है, वैसे होगी नहीं गलती। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। तो सर 40√3 है ना फिर? हाँ सर 40√3 है आंसर। मैंने हम कितने बार कंफर्म करेगा। ऐसी एक कहानी याद आ रही, छोटा सा किस्सा है ना। एक बार क्या होता है, आज ही सुना मैंने दोबारा से। एक बार क्या होता है कि भाई एक लड़का होता है, वो किसी के घर जाता है, ठीक है। उसके पिताजी गेट खोलते हैं, मतलब जिसके घर जाता है वो बोलता है मैं आपके लड़की शादी करना चाहता हूँ, तो आपके लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। तो क्या करता है वो पिताजी, उसके लड़के को धमाधूम धाम धूम धूम पहले तो पिटाई लगा देते हैं खूब जम के। फिर चलते चलते फिर लड़का पूछता है तो ये बताओ इसको हाँ समझूं कि ना समझूं। ठीक है, तू भी वही बात कर रहा है कि जब तेरे सामने पूरा सोल्यूशन करके रखा है और बार बार तो 40√3 ही मानू, आप क्या करूं भाई, पर्चे पे छपा के पहुंचा दूं सर 40√3 इज द आंसर। ठीक है भाई, कुछ चीजें आंसर ही, काफी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो खैर, इटी टू डी प्रोजेक्टाइल की बात है। मैंने कहा बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या बोलते हैं? इसका सर्कुलर मोशन क्या होता है? एनीवन कोई बताएगा सर्कुलर मोशन क्या होता है? अरे भाई साहब सर्कुलर मोशन, कोई बहुत भारी चीज बोल दी क्या? कोई तो बोलो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग जिंदा हैं? सर रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। रोटेशन नहीं, मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। रोटेशन होता है ये, दिस इज रोटेशन। मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर ये रेवोल्यूशन भी सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं ना? बिल्कुल है भाई, मैंने कहा मना किया। आप सर्कुलर मोशन की जरा बात कर लेते हैं। मुझे जरा बताओ, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही होगी स्पार्क के अलाउंग, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, ये रेडियस आर है। मुझे ये बताओ, ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है? यूनिफॉर्म मोशन का। जतिन कुछ बोलना चाह रहे हो? यूनिफॉर्म मोशन सर। चलो दीक्षा ने पहले आंसर दिया। दीक्षा से पूछते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन?
सर जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है। मेरी सारी क्लासेस अटेंड की है तुमने? सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। शिवम आते हैं। दीक्षा सारी क्लासेस अटेंड सर की क्या? तुमने? हाँ मैंने यूनिफॉर्म मोशन की एक डेफिनेशन बताई है या कभी कोई डेफिनेशन बताई भी है? सर यही डेफिनेशन बताइए ना। अच्छा नहीं शायद कांस्टेंट स्पीड हो तो यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मुझे बताओ जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी पूरे पाथ में कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है सर वेरिएबल है। वेरिएबल। डायरेक्शन चेंज होएगी ना सर, इसलिए वेरिएबल है। प्रशांत, दीक्षा, हाँ, क्या हाँ। तुम्हें आंसर मिले? यस सर, यस सर यस सर। इसलिए वेरिएबल है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए और सर्कुलर मोशन हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। नो सर। तो भाई साहब सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑलवेज। आधे लोग भी सोचते हुए कि क्या चल रहा है सर, मैं तो हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ा हुआ है। नाइस। है ना? चलो है, थोड़ा सस्पेंस है तो अभी मूवी बाकी है। अब बात कर लेते हैं। मैंने कहा मान लो ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंच गया टी टाइम में। तो इस लाइन ने कितना, यहाँ इसके अबाउट लिख रहे हैं ना, कितना एंगल ट्रेस किया, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो जब भी बात सर्कुलर मोशन की आएगी तो अब जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट होता था यहाँ पे एंगुलर बात आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहां लीनियर वेलोसिटी होता था यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएगा, जैसे वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन होता था यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, राइट? सो दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। This theta is called angular displacement. I hope this is very clear. ठीक है? कितना ये लाइन एंगल ट्रेस कर रही है सेंटर से इस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो होते हैं, ठीक है? अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं डेल्टा थीटा है, चेंज कितना है, बड़ा है। एक होता है कि सर बहुत छोटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हो, छोटा सा एंगल चेंज हुआ डी थीटा, एक बड़ा एंगल चेंज हुआ डेल्टा थीटा। तो आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी, इसको हम बोलते हैं सर ये जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये क्वांटिटी स्केलर होती है। और जब बहुत छोटे एंगल की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलने लगते हैं। दोनों की यूनिट जो हम बात करेंगे वो ऐसा यूनिट कोई बताएगा कितना होगा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? ऐसा यूनिट जल्दी क्विकली कौन बताएगा? रेडियन। रेडियन, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं इस टाइम पे मैं आपको ये प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, बट आप हमेशा ध्यान रखो कि सर अगर बड़े एंगल की बात करें, बड़े एंगल चेंज की बात करते हैं तो आप बोलोगे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हम उसको कैसा बोलते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और छोटे चेंजेस की बात, बहुत छोटे छोटे एंगल चेंजेस की बात हो रही थी तो हम उसको वेक्टर बोलते हैं। क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों की डायरेक्शन दोनों में होगी, ध्यान रखना। डायरेक्शन कैसी होगी? दोनों में ही होगी। और दोनों की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से। वो स्केलर क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, बस इसलिए। डायरेक्शन इसमें भी है, डायरेक्शन इसमें भी है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? मैं कहता देखो, अगर आप मोशन की लाइन में अलोंग मोशन की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो, थंब की जो डायरेक्शन आ रही है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मोशन ऐसे हो रहा है तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है? आउटवर्ड डायरेक्शन है उसकी। ये वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन कैसी है? या तो इनवर्ड आती है या आउटवर्ड आती है, ठीक है? अगर यही मोशन की डायरेक्शन को मैं चेंज करूं, देखो चेंज करूं तो थंब कैसा चला गया? अंदर की तरफ। ध्यान रखेंगे, मोशन की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड की एक फिंगर को कर्ल करना है तो वो डायरेक्शन बताएगा आपको किसका? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, मैंने कहा सर ऐसे एक टर्म डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है सर? एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से बोलते हैं एंड दैट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये दो होती हैं, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है,
और एक इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे वो सब चीजें होती है बस वैसे ही है, बस यहाँ पे चीजें इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आप बोल दोगे जब हम एवरेज की बात करेंगे तो ओमेगा एवरेज क्या लिखेंगे सर? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। बड़े इंटरवल की बात करेंगे, बट इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे सर? डी थीटा बाय डी। लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि सर क्योंकि हम बड़े डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए इस क्वांटिटी को मैंने स्केलर की तरह रिप्रेजेंट किया है, जबकि हम यहाँ बहुत छोटे किसी इंस्टेंट की बात करते हैं, इस इंस्टेंट पे कितना है तो हमने देखो उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर द सेम रीजन आप बोलते कि दोनों की यूनिट निकालोगे, ऐसा यूनिट कितनी आएगी? रेडियन पर सेकेंड आएगी, रेडियन पर सेकेंड आएगी। आप बोलोगे डायरेक्शन कैसे निकालोगे सर? फिर से आप राइट हैंड थंब रूल से ही निकालोगे, सेम रूल से इसकी भी आएगी। आप बोलोगे वही बात है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही आपकी ओमेगा की भी डायरेक्शन आने वाली है। डायरेक्शन इसमें भी होगी, डायरेक्शन इसमें भी होगी। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से इनकी डायरेक्शन निकलने वाली है। जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे वहां पे लीनियर वेलोसिटी था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े और थोड़ी सी बात करें एक्सप्रेशन वगैरह के बारे में। टर्म्स है थोड़े से याद रखने तो बहुत अच्छी बात है। डाउट अगर कहीं आए तो तुरंत पूछ ले बेटा, घर पे नहीं लेके जाए डाउट, मतलब मन में नहीं रखे, वही का वही पूछ ले। मैंने कहा सर ऐसे ही होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से होता है, दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी। इसकी भी डायरेक्शन आप बोलोगे किससे पता चलेगी सर? डायरेक्शन जो होगी वो राइट हैंड थंब रूल से आएगी, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से आएगी और इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कहीं पे भी दिक्कत आए देखो वहीं टोक देना यार प्लीज, है ना? डाउट बैठना मत लेके यार। अब देखो इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, राइट हैंड थंब रूल से क्या मतलब है? अगर आप बोलते हैं मोशन ऐसा है, मोशन अगर ऐसा हो रहा है, आपने आप बोला थंब रूल से कैसी आ रही है? डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर स्पीड एंगुलर स्पीड इंक्रीजिंग है, एंगुलर स्पीड अगर इंक्रीजिंग है तो अल्फा की वैल्यू ओमेगा की डायरेक्शन में लेना, जो कि राइट हैंड थंब रूल से आया था। ठीक है, लेकिन अगर एंगुलर स्पीड डिक्रीजिंग है, इसका मतलब जो अल्फा है, एक्सेलरेशन है, वो लीनियर स्पीड के या लीनियर वेलोसिटी के ऑपोजिट, एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट है। याद है आपको पहले कि सर पहले आपको याद है लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है। हम यहाँ पे उल्टा याद रखेंगे। मैंने कहा देखो आती तो राइट हैंड थंब रूल से, यानी या तो आउटवर्ड आएगी या इनवर्ड आएगी। ठीक है, मोशन के आउटवर्ड आएगी या इनवर्ड आएगी। अब आप इसमें ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लेना। अब आप ये देखना कि एंगुलर वेलोसिटी यानी स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट आएगी, है ना? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। अगर आप बोलते हो स्पीड इंक्रीजिंग है तो जो वेलोसिटी आ रही है उसी डायरेक्शन को आपको मेंटेन रखना है। मैंने कहा अगर स्पीड डिक्रीजिंग आ जाती है, एंगुलर स्पीड डिक्रीजिंग आ जाती है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी आ रही है तो आप तुरंत बोल देना कि सर इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा आएगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आएगा। आई होप ये चीज आपको दिमाग में रखेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है स्पीड डिक्रीजिंग कब होती है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होते हैं। क्लियर? मैं कहा बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये चीज क्लियर है। मैंने कहा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं लीनियर वेलोसिटी। मैंने कहा ये v वेलोसिटी है और मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा और v में रिलेशन होता है लीनियर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, वेक्टर फॉर्म में रिलेशन नहीं है। वेक्टर फॉर्म में रिलेशन अलग होता है। अगर लीनियर स्पीड आपको v दे रहा है, मतलब v स्पीड से बॉडी घूम रही है कहीं पे भी, और एंगुलर वेलोसिटी अगर इसकी ओमेगा दे रखी है और रेडियस r है, तो आप बोलोगे v इक्वल टू r ओमेगा होता है। r ओमेगा याद रखो, v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन है। सिमिलरली अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। जरा ध्यान रखना कि सर जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। सर्कुलर मोशन में बॉडी पे दो एक्सेलरेशन लग रहे होते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, दो लीनियर एक्सेलरेशन लग रहे होते हैं।
सर्कुलर मोशन एक तो टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहा होगा लीनियर एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं एसी, और एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल लगता है, या तो वो इधर की तरफ लग रहा होगा या इधर की तरफ लग रहेगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एबी। जब भी मोशन सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, देखो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, बट ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है इसका मतलब क्या है कि सर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन एक्चुअली लीनियर एक्सेलरेशन दो टाइप के कर रहे होते हैं, एक होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है ऑलवेज, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, और एक अलोंग द लाइन ऑफ द मोशन होता है, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। तो आप बोलोगे नेट एक्सेलरेशन कितना आया, सर नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो आप बोलोगे जो नेट लीनियर एक्सेलरेशन की बात करोगे दैट विल बी इक्वल टू AC वेक्टर प्लस AB वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है नेट लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई भी सर्कुलर मोशन बिना इसके AC को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तो हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। एक आपने बोला जब भी सर्कुलर मोशन आप कराओगे एक ना एक फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, मतलब एक ना एक एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, उस सेंट्रल एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बिना कभी भी सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। अब वो एक्सेलरेशन कौन लगाएगा, कभी ग्रेविटी लगा रही होगी, कभी आप रोप को पकड़ के खींच रहे होगे, आप लगा रहे होगे, या किसी भी रीजन से लग रहा होगा, बट एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा ही होगा का सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है केवल और केवल, ये ओनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन का डायरेक्शन चेंज करता है, इट कैन नॉट चेंज द स्पीड, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। स्पीड, लीनियर स्पीड की बात, क्यों? क्योंकि आपको पता है सर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस लाइन के अलॉन्ग होगी, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला किधर है, इधर। सर जब तक इस एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आएगा तब तक इसका इफेक्ट वेलोसिटी पे पड़ेगा ही नहीं, और वेलोसिटी का अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा मतलब वेलोसिटी के मोशन स्पीड को, मैग्नीट्यूड को चेंज, जब भी आप बोलते हो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना होता है तो या तो उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगे या उसके ऑपोजिट लगे, तभी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई ना कोई कंपोनेंट आना चाहिए एक्सेलरेशन का, तो ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मैंने कहा बट यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी और ये हमेशा रेडियल होगा, मतलब दिस AC विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तभी आप बोलते हो ये केवल डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कभी स्पीड के मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। कौन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने कहा इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दूसरा कंपोनेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो हमेशा कैसा लग रहा है सर, ये हमेशा वेलोसिटी के अलोंग लगेगा, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या चेंज करेगा सर, ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। डायरेक्शन के लिए आपको वेलोसिटी से किसी एंगल पे लगाना पड़ता है। तो ये आपके लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम करता है, और ये लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, और ये दो कंपोनेंट मिला के नेट एक्सीलरेशन बनाते हैं। ये नेट लीनियर एक्सीलरेशन होता है इन दोनों का रिजल्टेंट। अब मैंने कहा इनका रिलेशन जरा देखो, मैंने कहा AC जो होता है, AC जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको हम मैग्नीट्यूड वाइज बोलते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे जब उसकी लीनियर स्पीड v है तो आप बोलोगे सर उसको हम बोलते हैं v²/r। उसका मैग्नीट्यूड निकालना कैसे होता है, v²/r, या फिर आप उसको ω²r भी लिख सकते हो। v की वैल्यू r ओमेगा रखोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ω²r। तो ध्यान रखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमेशा यही होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा सर AT की बात करूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो देखो जैसे यहाँ पे देखो v क्या है, लीनियर स्पीड इक्वल टू r इनटू एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो v इक्वल टू r ओमेगा, ऐसे AT इक्वल टू क्या है, r इनटू अल्फा। ध्यान रखें ये अल्फा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिलेशन है, अल्फा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अल्फा और a में कोई रिलेशन नहीं है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू r इनटू अल्फा होता है, फिर अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये कुछ रिलेशन आपको पता होने चाहिए अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो।
इनमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट? अरे गाइस कुछ तो बोलो, हाँ ना, जिंदा हैं हम, कुछ बोलो भाई। नो सर। ये बातें सब समझ में आ रही हैं, याद रहेंगी, ये एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। यस चलो। बिल्कुल सर। अब देखो इस लाइन को दोबारा ध्यान कर लो अब मैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ। मैंने कहा सर अब हम बात करेंगे दो चीजों की। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दोनों इसी के टाइप हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन को हम, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और मोशन का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी। याद है कुछ? यस सर। अब मैंने क्या बोला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट सर्कुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट हो। ऐसा मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट ना हो। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? हाँ। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? हाँ। सर ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है। लेकिन अगर हम सर्कुलर लेवल पे बात करेंगे तो सर इसमें दो कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने कहा सर यहाँ पे v कांस्टेंट नहीं है, ना इस केस में v कांस्टेंट है ना इस केस में v कांस्टेंट, इसीलिए हमने बोला ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया? लेकिन आप बोलते हो सर यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट होगा और यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन अपने आप में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, बट नॉन, अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इन दोनों ही केस में आप बोलोगे लीनियर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हैं, बट सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलग अलग डिफाइन होता है। आई होप ये आपको डिफरेंस याद रहेगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर ये भी नॉन यूनिफॉर्म है और ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, बट उसका एक टाइप है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? आपने बोला यहाँ पे ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे अल्फा कितना है? 0 होगा। करेक्ट? अल्फा अगर 0 होगा, अल्फा कैसा होगा? 0 होगा, तो आप बोलोगे सर 80 0 होगा। अगर आपको याद हो 80 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा में रिलेशन है r अल्फा 80 इक्वल टू r अल्फा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? लीनियर वाला ac के बराबर देखो, क्योंकि प्लस 80 वाला टर्म कितना हो गया? 0। तो नेट एक्सेलरेशन मतलब केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा और वो भी कैसा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन यहाँ 0 नहीं हुआ क्योंकि सर मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो लीनियर एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। हाँ, एक कंपोनेंट उसका 0 हो गया बस, केवल यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल। केवल डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, इसका मतलब क्या बोलते हैं? लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी मतलब क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, लेकिन लीनियर स्पीड तो कांस्टेंट होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन द कांस्टेंट। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो आपको पता है v इक्वल टू r ओमेगा होता है, सीधी सी बात है। ओमेगा आपका कांस्टेंट है, r रेडियस है, तो v का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा। तब भी मैंने आपको बताया सर ये v इक्वल टू r ओमेगा मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। ठीक है, तो v आपका कांस्टेंट होगा, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने कहा सर यहाँ पे अल्फा कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, मतलब at कैसा होगा? सर नॉन जीरो होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? नॉन जीरो होगा।
अब आप बोलोगे यहाँ पे नेट एक्सप्रेशन कैसा होगा सर, वो तो AC और AT का फॉर्मूला है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इसमें भी दो कैटेगरी आती हैं, एक आता है अल्फा कांस्टेंट होगा और एक अल्फा वेरिएबल होगा। अल्फा नॉन जीरो है, इसमें जीरो ही है। मैंने कहा नॉन जीरो में एक चीज होगा कि अल्फा कांस्टेंट होगा और अल्फा कैसा होगा, वेरिएबल होगा। देखा था, एक होता है एक्सप्रेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने अगर एक्सप्रेशन नॉन जीरो होगा तो दो कंडीशन आती थी, एक यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते थे, याद आया? तो आप बोलोगे यहाँ पे भी अल्फा कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी, और इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लगती हैं यहाँ पे देखो। तीन इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट होती थी याद है? जब अल्फा कांस्टेंट, जब अल्फा कैसा हो कांस्टेंट हो, तब आप इक्वेशन लगा सकते हो ओमेगा फाइनल, देखो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम v इक्वल टू u प्लस at। बस यहाँ पे लीनियर की जगह पे क्या आ जाएगा, सब कुछ एंगुलर आ जाएगा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, फार्मूला वही है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर s की जगह पे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आएगा और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2 एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर अल्फा वेरिएबल होगा तो आपको सर एक ही फॉर्मूले वही वाले यूज करने पड़ेंगे सर। अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt, थीटा इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt। सर ये वाले फॉर्मूले भी यूज करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाओगे। क्या बातें क्लियर हैं? यस सर। डाउट होने चाहिए यार, मैंने इतनी चीजें बता दी और कई बार मुझे मालूम है आप मैक्सिमम लोग लिए इसमें से कई चीजें एकदम पहली बार आपको सुनने में आई होंगी। मैंने बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोली होंगी, फिर भी डाउट नहीं है। देखो 4 लोग तो वैसे गायब हो गए क्लास से, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ वैसे गायब। पता नहीं यार ये मास्टर क्या बड़बड़ा रहा है, मैंने तो क्या क्या सुना था और अब क्या निकल रहा है ना? तो 4 लोग तो वैसे गायब हो गए, 3 से 4 लोग। बाकी लोगों को मुझे नहीं पता कि चीजें कितनी समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोगों के मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जब तक मुझे सबके रिस्पॉन्स थोड़े पॉजिटिव आएंगे तो ही मुझे फील आएगी कि हाँ सर ये सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। थोड़ी सी मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस में तो ले लो, हाँ सर समझ में आ रहा है। यस जी सर आ रहा है समझ में। यस सर आ रहा है। जी सर। अच्छा लगा मुझे, कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई दिया। आगे सुनो, ये मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें बताई हैं, एक बार बताने में आपको याद बिल्कुल नहीं रहेंगी। इन चीजों करके आप जैसे मैंने आपके सामने बड़बड़ाया है, कंटिन्यूसली आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सामने ऐसे ही बड़बड़ाना पड़ेगा और सोच समझ के आप क्या बोल रहे हो वो बोलना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें याद होंगी कि पहली बार आपको ये सुनने में आई है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना। जब तक 2 बार इसको आप खुद बोल के नहीं पढ़ लो, समझा समझा के अपने आप को नहीं पढ़ लो, तब तक क्वेश्चन मत ट्राई करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना और इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, फिर आपको ये बैठ जाएगी बात। और अच्छा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल के बाद से सर्कुलर मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बातें हुई आपकी इसकी। आज मैं आपको डीपीपी नहीं दे रहा हूँ बिकॉज परसों आपका टेस्ट है। मैं डीपीपी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आपको शाम तक या कल, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि आप वेडनेसडे के बाद आप उस डीपीपी को सॉल्व करें, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को होगी। ठीक है, तो पहले टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें, फिर उसके बाद ये दोबारा से रिवाइज करें आज जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। उसके बाद उस डीपीपी को सॉल्व करें, तब थर्सडे को हम डिस्कशन करेंगे उस डीपीपी का। ठीक है, तो कल के टेस्ट के लिए, परसों के टेस्ट के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेक्टर्स दोबारा से मैंने इंक्लूड किया है और मोशन इन प्लेन। मैं तो कहता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल्स के भी डायरेक्टली मिल सकते हैं। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ,
बाद में बिल्कुल मत बोला सर आपको वेक्टर, क्योंकि सर वो शायद मैंने वेक्टर्स आपको भेज दिया है सिलेबस, ठीक है। अरे आमिर सर। यस सर, यस सर, रिकॉर्डिंग आप यस सर। ठीक है, तो हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं टेस्ट के लिए